आप मेरे पीछे कुछ तस्वीरें देख सकते होंगे। ये कल शाम यानी कि 17 अप्रैल 2026 की हैं, जो कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा के अंदर एक इंटेंसिव डिबेट छिड़ गया, जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस डिबेट थी, जिसका नाम था वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। तो क्या वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ? नहीं। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि डिलिमिटेशन से जोड़ा जा रहा है वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि ऑपोजिशन ने इसके ऊपर एक इंटेंस डिबेट करा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए, मैं देखूं अगर जब से एनडीए आया है, ये एक ऐसा पहला बिल है जो कि पार्लियामेंट के अंदर वो पास नहीं करवा पाए। ठीक है, तो इस वजह से उनको एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन हमें अब ये ध्यान रखना है कि किस पार्टी ने क्या कहा, किस पार्टी ने क्या नहीं कहा। देखिए, जब भी एक डिबेट होती है नेशनल लेवल की, तो वहां पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है, बिल्कुल आम बात है। लेकिन मैं कोर्ट में जाता हूं, वकील हूं, मेरे को तो मैं ये देखता हूं कि दोनों पार्टी की सुनी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना सुने हम किसी भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। तो ये जो मुद्दा है वुमेन रिजर्वेशन का, जिसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, बहुत टेक्निकल मुद्दा है, जिसके अंदर हर स्टेट का अपना अपना अलग रोल है। इसलिए आप देखेंगे शशि थरूर ने कुछ कहा है, अमित शाह ने कुछ कहा है, प्रियंका गांधी ने कुछ कहा है, और यहां पर अखिलेश यादव इन्होंने कुछ कहा है। इसी तरीके से हर नेता ने अपने अपने ओपिनियन को रखा। अब ये ओपिनियन जानना जरूरी है, ये बिल क्या है, वुमेन रिजर्वेशन क्या है, इसको डिलिमिटेशन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे सेंसस का क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैंने बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, मैं बहुत आसानी से ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बस आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। लॉ आसान विद आदित्य। देखिए, कल एक बिल आया जिसका नाम था वुमेन रिजर्वेशन बिल फॉर द डिलिमिटेशन, जिसके अंदर 3 बिल लाए गए। मैं भी बताता हूं 3 बिल कौन से थे। उसके ऊपर कल वोटिंग हुई, जिसके अंदर हुआ क्या, बीजेपी यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनको 298 वोट मिले 598 में से, और वहीं पर ओपोजिशन को कितने मिले, 200। अभी ओपोजिशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, टीएमके भी है, डीएमके भी है, शिवसेना भी है, आम आदमी पार्टी भी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी भी है। ठीक है, इसको इंडिया ब्लॉक भी कहते हैं। उनको कितने वोट मिले, 200। अब देखिए, कोई भी बिल पास होने के लिए बहुमत की जरूरत तो होती है, जैसे कि 5 में से 3। ठीक है, अब यहां पे इनको वो मेजोरिटी नहीं मिल पाई, जो कि 2/3 मेजोरिटी कही जाती है, तो इनको वो नहीं मिल पाई, नो 2/3 मेजोरिटी। तो लिहाजा निकला क्या, रिजल्ट क्या निकला कि ये बिल पास ही नहीं हो पाया। इसलिए कही जा रही है बात कि बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बीजेपी को एक करारा झटका लगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम कहें कि ऑपोजिशन जीत गया फिलहाल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट कभी पास ही नहीं हो सकता। अगर दोनों पार्टीज, पक्ष और विपक्ष, आपस में साथ में बैठ के एक रीजनेबल नतीजे पे आए, तो क्या पता आगे जाके ये एक्ट पास भी हो जाए, क्योंकि इस बिल को, इस एक्ट को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। ऑपोजिशन ने ये नहीं कहा कि हम नारी शक्ति अधिनियम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वुमेन को रिजर्वेशन मिले, लेकिन डिलिमिटेशन के ऊपर कुछ पॉइंट उठाए हैं, और अगर वो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो शायद हमें भविष्य के अंदर ये एक्ट देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आइए वो 3 बिल कौन से थे। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल किस किस नेता ने क्या कहा, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि किस नेता ने अपनी क्या बात रखी। देखिए, तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन। उन्होंने एक वर्ड कहा जो कि बहुत जानना जरूरी है आपके लिए, साउथ इज यूनाइटेड, यानी कि दक्षिण एकत्रित है, यूनाइटेड है। तो ये साउथ वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि नॉर्थ यूनाइटेड क्यों नहीं है, साउथ क्यों यूनाइटेड है? इसका मतलब क्या है कि डिलिमिटेशन की वजह से शायद साउथ के जो राज्य हैं उनको कोई अफेक्टेड होने वाले थे, उनको कोई क्षति पहुंचने वाली थी अगर डिलिमिटेशन आ जाता तो। इसलिए एमके स्टालिन ने बोला कि भाई, जब भी, उन्होंने एक वर्ड और बोला, फेडरलिज्म। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि जब भी फेडरलिज्म के ऊपर खतरा आएगा, साउथ हमेशा यूनाइटेड मिलेगा। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि देखिए, देश के अंदर सेंटर तो है ही, लेकिन साथ में स्टेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, और अगर स्टेट्स को नेग्लेक्ट करा जाएगा तो वहां पर साउथ यूनाइटेड है, क्योंकि जब तक स्टेट्स को आप रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं देंगे तो सेंटर भी क्या कर लेगा। ठीक है, वहीं पर शशि थरूर ने क्या कहा कि अगर ये डिलिमिटेशन का बिल पास हो गया तो इससे एक पॉलिटिकल डिमोनेटाइजेशन आ जाएगा, यानी कि पॉलिटिक्स को, इंडिया की पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। ठीक है, शशि थरूर ने यह कहा। वहीं पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा कि ये एक रेड लेटर डे है, यानी कि एक बहुत, मैं कहूं, खराब दिन है, कि भाई जिसकी वजह से इंडिया की पॉलिटिक्स और वुमेन पॉलिटिक्स और डिलिमिटेशन और बल्कि साउथ के स्टेट्स को बहुत बड़ा झटका देखने को मिल सकता था। राहुल गांधी ने इसे एक ट्रिक के नाम से बताया कि भाई बीजेपी इसे एक ट्रिक यूज करके अपना पॉलिटिकल फायदा करना चाह रही है। वहीं पर बीजेपी ने क्या कहा कि अगर आप इस बिल को अपोज करेंगे
तो भैया भविष्य के अंदर आपको वुमेन का जो वोट है ना, आप वो खो देंगे, क्योंकि भविष्य के अंदर इलेक्शन आने वाले 2029 के अंदर। और ये जो आप कर रहे हैं कि आप इस बिल को रोक रहे हैं, ये उल्टा आपके अगेंस्ट पड़ जाएगा। देखिए, अब ये बातें तो होती रहेंगी कि इस पक्ष ने क्या कहा, किस पक्ष ने क्या नहीं कहा। आपका जानना यह जरूरी है कि इस बिल के अंदर अच्छी बातें क्या थी और खराब बातें क्या थी, जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया। और अगर हम कुछ पॉइंट्स को सुधार लें, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कुछ पॉइंट्स को सुधार लिया जाए तो क्या पता ये बिल पास हो जाए आगे जाके, लेकिन उसके लिए दोनों पार्टीज लाइन को एकत्रित होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं 3 बिल कौन से थे। देखिए, पहला बिल था वुमेन का कोटा। वुमेन का कोटा किसके अंदर? पार्लियामेंट, लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, ठीक है, जिसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा जा रहा है। अब आप सोचेंगे ये वुमेन कोटा, डिलिमिटेशन, ये क्या चीज है? मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और साथ ही साथ तीसरा बिल था यूनियन टेरिटरीज का। देखिए, ये 3 बिल थे, जब यही फेल हो गया तो आगे के 2 बिल पे तो चर्चा ही नहीं हुई। ये पहला बिल ही फेल हो गया। ठीक है, बीजेपी, अगर मैं कहूं कि ये वाला पहला ही बिल पास नहीं करवा पाई, क्योंकि ये जो वुमेन का मुद्दा है ना, वुमेन का जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये डायरेक्टली डिलिमिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और एक वर्ड और है यहां पर आपको देखने को मिलेगा आगे जाके, सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, जनगणना के आधार पे सीट्स देखी जाती है कि किस राज्य को कितनी सीट्स मिलनी है। उसी का पुरजोर विरोध करा है विपक्ष ने। ठीक है, अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो एक रिजर्वेशन का एक्ट है वुमेन का, ये पास 2023 के अंदर हो गया था। ये 2023 के अंदर पास हो गया था, जो कि क्या कहता है कि वुमेन को लोकसभा, दिल्ली स्टेट्स के अंदर, राज्य की विधानसभा और दिल्ली के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे 33% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। जब भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, कोई भी स्टेट का इलेक्शन होता है, या फिर दिल्ली जो कि एक यूटी है, यहां पे अगर इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, तो यहां पे वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए, जब भी एक एक्ट पास होता है तो उसको एक नंबर दिया जाता है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 अमेंडमेंट के थ्रू पास हुआ था। ठीक है, 106 अमेंडमेंट के थ्रू पास हुआ था, जिसके अंदर क्या कहा गया कि ये 15 साल तक के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कि आगे बढ़ाया भी जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो। और ये इंप्लीमेंट कब से होना था? 2029 के इलेक्शन, क्योंकि 2029 में क्या है, लोकसभा के इलेक्शन है, ये 2029 से इंप्लीमेंट होना था। ठीक है, जिसके अंदर लोकसभा की सीट्स में भी इजाफा देखने को मिलने वाला था। 543 से 816 करी जाने वाली थी, जिसके अंदर वुमेन को कितनी सीट मिलती थी? 2273 सीट मिलती। ठीक है, 543 से बढ़ाकर 816 कर देंगे और 273 वुमेन की सीट मिलेंगी। देखिए, आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले ही नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी, जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से बनाया गया था। वहां पे पार्लियामेंट का साइज भी बढ़ा दिया गया था, ताकि आगे आने वाले टाइम पे हम सांसदों की संख्या को बढ़ा सकें। ठीक है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाह रही थी कि ठीक है, एक ऐसा एक्ट लाया जाए जहां पर साइज बढ़ा दिया जाए लोकसभा का। अब जो साइज बढ़ता है लोकसभा का, यानी कि लोकसभा की सीटों का जो साइज बढ़ता है, उसको बढ़ाया जाता है डिलिमिटेशन से। और डिलिमिटेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? पॉपुलेशन के साथ में। अब इसी चीज को लेकर सबसे बड़ी बहस थी। ठीक है, वो बहस क्या थी, मैं आगे आपके साथ बढ़ता हूं। देखिए, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि बाउंड्रीज को एडजस्ट करना। बाउंड्रीज को एडजस्ट करना, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की, आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ठीक है, आर्टिकल 55 बात करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। उसी तरीके से आर्टिकल 82 बात करता है डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन भारत के अंदर तक सिर्फ 4 बार हुआ है, 52, 63, 73 और 2002 के अंदर। देखिए, डिलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्रीज को एडजस्ट करना, जो कि पॉपुलेशन के आधार पर करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 राज्य हैं, इसकी पॉपुलेशन बड़ी है, इसकी पॉपुलेशन छोटी है। ठीक है, ये छोटा राज्य है, बड़ा राज्य है। अब सपोज करिए, अगर हमें आगे जाके सीटें बढ़ानी है, तो इसकी सीट अगर 10 है और इसकी पॉपुलेशन अगर बड़ी है, तो ये सीट 10 से 15 हो जाएगी। और वहीं पर अगर एक छोटा राज्य है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन अगर घट गई, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन मैं कहूँ घट गई और इतनी हो गई, और इसके अंदर 6 सीट थी, तो 6 की कितनी रह जाएंगी? 3 रह जाएंगी। तो अगर हमने 6 को 3 करना है और 10 को 15 करना है, इसी का नाम होता है डिलिमिटेशन, यानी कि बाउंड्रीज को एडजस्ट करना। एक राज्य की बाउंड्रीज को एडजस्ट करना इस तरीके से कि जितनी पॉपुलेशन है उसी के इक्विवेलेंट सीट्स रहें। हर स्टेट के लोकसभा की सीट्स अलग होती हैं, जैसे कि यूपी की 80 है ना, बिहार की 40 है। ये क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन देखी जाती है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहीं पर लोकसभा की सीट्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसी वजह से जो साउथ की स्टेट्स हैं
उनको उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भैया अगर ये डिलिमिटेशन आ गया ना तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अब वो दिक्कत क्या है, आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा मैं, सारे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। फिलहाल आप ये समझिए कि डिलिमिटेशन हुआ 4 बार, ठीक है। और डिलिमिटेशन ऐसा बताया जाता है कि हर लोकसभा इलेक्शन से पहले कराया जाने वाली चीज है। लोकसभा इलेक्शन से पहले होता है डिलिमिटेशन, ठीक है। डिलिमिटेशन को लोकसभा इलेक्शन से पहले कराते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने कहा कि 2002 तक ही हुआ है ये, तो इसके बाद तो डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं, और लोकसभा के इलेक्शन तो कितनी बार हो गए इसके बाद, जैसे भी अभी 2029 के अंदर होने वाला है, 24 में हुआ था, 19 में हुआ था, तो तब डिलिमिटेशन क्यों नहीं आया? डिलिमिटेशन तो आपने कहा कि हर लोकसभा इलेक्शन से पहले हो जाना चाहिए, और 2002 के बाद इंडिया के अंदर कभी डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं है, सिर्फ 4 बार ही हुआ है। जी हाँ, इसका मैं आपको आंसर बताता हूं अगले उसमें। क्या है ये? देखिए, मैंने जैसा बताया कि जब भी कोई एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव आता है तो एक अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू कराया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। 368 आर्टिकल है अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। अब जब 1976 के अंदर 42वां संशोधन आया था, इमरजेंसी का भी उस टाइम पे चक्कर चल रहा था, तो इस वजह से क्या करा गया, लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया, लॉक कर दिया गया कि भैया 1976 के अंदर सीट ना बढ़ेंगी ना घटेंगी, जो सीट है उतनी रखो, सीट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यह कहा गया 42वें संशोधन के अंदर। अब आया फिर 84वां संशोधन, 84th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि 2001 से लेकर 2026 तक लोकसभा की सीट्स के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। अब क्या चल रहा है, 2026 भी खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, 4-5-6-7 महीने बाद 2026 भी खत्म हो जाएगा। तो अब का मतलब, इसका मतलब क्या है कि डिलिमिटेशन को जो रोक दिया गया था 26 के अंदर, अब 26 के बाद से नया डिलिमिटेशन हो सकता है। बीजेपी यही कह रही है कि भैया 26 खत्म हो रहा है, अब डिलिमिटेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर यह बात लिखी है आर्टिकल 82 के अंदर कि जैसे ही 2026 खत्म होता है, अगले सेंसस के अंदर आपको डिलिमिटेशन करना है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। बीजेपी का कहना यह है, ठीक है। अच्छा, सेंसस मैंने जैसा बताया पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने 18 से ऊपर के लोग हैं, कितनों को वोटिंग राइट्स देंगे आप, ये सब होता है सेंसस, जो कि हर 10 साल में होता है। हर 10 साल में सेंसस होता है। आखिरी सेंसस कब हुआ था? 2011 के अंदर। अब आप फिर बोलेंगे जब हर 10 साल के अंदर होता है तो 2021 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 11 के बाद अगर 10 जोड़े तो 2021 में होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, 2021 के अंदर होना चाहिए था, लेकिन कोविड आ गया था उस टाइम पे 2019 के अंदर। इस वजह से आखिरी सेंसस 21 में जो होना था वो नहीं हो पाया। तो आखिरी सेंसस, कंप्लीट सेंसस हमारे पास कौन सा है? सिर्फ 2011 का। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो सेंसस अब चल रहा है, अगर ये पूरा नहीं हो पाया तो 2011 के बेसिस पे ही सेंसस को लेके इलेक्शन आगे जाके करा दिए जाएंगे। इसके ऊपर भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, इसके ऊपर भी विरोध चल रहा है, ठीक है। तो हमें यह याद रखना है कि 84वें अमेंडमेंट ने यह कहा था कि 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बदली जाएंगी, इसके बाद बदल सकते हैं। ये उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, उस टाइम की पार्लियामेंट ने कहा, ठीक है। अब देखिए बीजेपी क्या कहता है कि डिलिमिटेशन करवाइए। बीजेपी कहता है कि डिलिमिटेशन करवाइए क्योंकि 26 खत्म होने वाला है और 26 के बाद अब नया डिलिमिटेशन करा सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा है। क्योंकि उनका यह मानना है अगर डिलिमिटेशन कराएंगे तो सीट्स में इजाफा होगा, सीट्स बढ़ेंगी तो एमपी बढ़ेंगे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ेंगे, सांसद बढ़ेंगे, तो पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन और अच्छे तरीके से हो सकता है, वुमेन को रिजर्वेशन और अच्छे से मिलेगा। क्योंकि अभी कम सीट है, आगे जाके कितनी हो जाएंगी? 273 हो जाएंगी महिलाओं की सीट। बीजेपी ऐसा कहना चाह रही है। अपोजिशन क्या कहता है कि भैया हम डिलिमिटेशन के साथ नहीं हैं, हम डिलिमिटेशन नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? बहुत जल्द बताने वाला हूं आपको मैं। लेकिन हां, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपोजिशन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल्कुल विरोध नहीं करा। उन्होंने कहा हम 33% यानी कि 1/3 जो रिजर्वेशन है हम उसके साथ हैं, लेकिन आप डिलिमिटेशन मत करो यार, क्योंकि डिलिमिटेशन करने से नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हैं। और अपोजिशन ने क्या कहा कि आप बिना सीट्स को घटाए बढ़ाए, बिना डिलिमिटेशन कराए हुए जितनी अभी सीट्स है 543 का 33% अभी दे दो ना वुमेन को, अब डिलिमिटेशन मत करो। क्यों ना करो? अब बताता हूं। देखिए, डिलिमिटेशन अगर आ गया तो ऑपोजिशन के हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाएगी? नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच में एक डिवीजन हो जाएगा। ये वर्ड अगर आपने समझ लिया ना, तो आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वहां पर ये सवाल पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, आपके ऐसे भी लिखने को आ सकता है, और बल्कि आपकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है।
यही थोड़ा समझना जरूरी कि अरे बीजेपी की हार हो गई या ऑपोजिशन ने ये कह दिया कि अमित शाह जी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने ये कह दिया, ये तो ठीक है, ये तो आपको कहीं से भी पता लग जाएगी। लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको समाज के प्रति जागरूक बनाने का काम है मेरा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट को समझिए, ठीक है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं करा, उसको तो छोड़ दो, वो तो एक ठीक है, बातें हैं होती रहेंगी। लेकिन एक नागरिक होते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए आपको देश के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसका पता होना चाहिए, ठीक है। और वही मैं आपको आसानी से बता रहा हूं। अब ऑपोजिशन ने क्या कहा कि डीलिमिटेशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो जाएगा। देखिए, साउथ के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि एक नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल आया। हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन के ऊपर कोई कानून नहीं है अभी नहीं, क्या पता आगे आ जाए। तो इस वजह से क्या चक्कर है कि नॉर्थ की जो स्टेट्स है ना, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नॉर्थ की स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और वहीं पर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन्होंने पॉपुलेशन को सच में बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, इन्होंने पॉपुलेशन को सच में बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। तो अगर हम देखें साउथ के कंपैरिजन में नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। साउथ की पॉपुलेशन कम क्यों है? वहां पे वुमेन लिटरेसी बहुत है, वहां पे लेस फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार कि इन 4 स्टेट्स ने क्या करा, पॉपुलेशन कंट्रोल करा बहुत अच्छे से, क्योंकि वहां पे लेस फर्टिलिटी रेट है, वुमेन की लिटरेसी बहुत है, ठीक है। तो इस वजह से पॉपुलेशन कम है। अब पॉपुलेशन कम है तो इनको क्या डर है? मैंने क्या बताया कि लोकसभा की सीट्स का घटना बढ़ना सब पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर इनकी पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली इनको सीट भी तो कम मिलेंगी ना। सपोज करिए यूपी की सीट्स है 80, बिहार की 40 है, एमपी की 29 है, राजस्थान की 25 है, केरला की 20 है, तमिलनाडु की इतनी है 39 और आंध्र प्रदेश की 25 है। अब सपोज करिए यूपी जो कि इतना बड़ा स्टेट है, जिसकी मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं आपको, जिसकी पॉपुलेशन इतनी है, और अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं उसकी पॉपुलेशन इतनी है, बल्कि साउथ की स्टेट्स की पॉपुलेशन स्टेबल हो चुकी है, बल्कि डिक्लाइन होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है उनकी जनसंख्या ही घट जाए। अब अगर सीट बढ़ती है, यूपी की 80 है, तो आगे जाके अगर वो सीट बढ़ी तो 80 की हो सकता है 120 हो जाए, 80 की 120 हो जाए। और वहीं पर तमिलनाडु की 39 है, और पॉपुलेशन अगर घटती हुई दिखाई दे रही है तो 39 की क्या पता 30 रह जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चुनाव हो गए नई सीट्स के साथ में, तो बीजेपी के सांसद ऑपोजिशन से ज्यादा संख्या में पाए जाएंगे। तो अगर बीजेपी के सांसद ज्यादा हो गए तो कोई भी बिल वो आसानी से पास करा लेंगे आगे जाके। तो ये खतरा है ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर आपने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन करा दिया, क्योंकि डिलिमिटेशन का आधार क्या होता है? सेंसस। डिलिमिटेशन एक सेंसस का आधार लेके कराया जाता है। और अगर आपने सेंसस का आधार लेके, पॉपुलेशन का आधार लेके लोकसभा की सीट्स को बढ़ा दिया, तो नॉर्थ की तो सीट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन साउथ की सीट्स बहुत कम हो जाएंगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद भवन के अंदर बहुत खत्म ही हो जाएगा, कम हो जाएगा बहुत, जिसकी वजह से बीजेपी का डोमिनेंस बढ़ जाएगा और हमारा कम हो जाएगा। ये कहना है ऑपोजिशन का। कहीं ना कहीं पॉइंट है कि अब इसको ठीक कैसे करा जा सकता है? आप आपस में कंसल्टेशन करिए। मेरे हिसाब से आप आपस में कंसल्टेशन करिए कि जो साउथ ने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम किया है तो वो देश के हित का ही काम है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी समस्या तो देश में आने वाली है। पॉवर्टी है, एजुकेशन के लिए आप ले लो, आप एम्प्लॉयमेंट देख लो, आप प्राइस राइज देख लो, ठीक है ना। महंगाई इतनी हो रही है तो जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी खपत ज्यादा होगी, जितनी खपत ज्यादा होगी उतने प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। वहीं पर अगर पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका मतलब देश के हित की बात है। साउथ का ये कहना है कि क्योंकि हमने देश के हित की बात करी है तो हमें रिप्रेजेंटेशन भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आप हमारा रिप्रेजेंटेशन कम कर दोगे अगर डिलिमिटेशन आ गया तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि सीट्स को पॉपुलेशन पे इतना ना गिराकर उनको, मतलब साउथ की स्टेट्स की पॉपुलेशन के बेसिस पे उनकी सीट्स को इतना ना गिराया जाए कि भाई ठीक है, हम पॉपुलेशन के हिसाब से आपको अच्छी खासी सीट दे देंगे अगर सीट्स इंक्रीज होती हैं, कम नहीं करेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। या फिर यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं। वहां पर अगर पॉपुलेशन कम भी है तब भी सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं डिवाइड करी जाती, सीट विदाउट पॉपुलेशन काउंटिंग। यूएस के अंदर चाहे पॉपुलेशन कितनी भी स्टेट की कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, सीट्स को इक्वली डिवाइड करा जाता है। यहां पर एक ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये है मेन खतरा डिलिमिटेशन का, कि अगर डिलिमिटेशन हो गया जिसका आधार पॉपुलेशन है तो साउथ की स्टेट्स के अंदर सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है
और वहीं पर यूपी के अंदर बिल्कुल भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी गई। यूपी बिहार के अंदर बिल्कुल भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ है, ठीक है, नो पॉपुलेशन कंट्रोल। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ये बड़े राज्य हैं, इनकी पॉपुलेशन और बड़ी है तो इनकी लोकसभा की सीट भी बढ़ जाएगी। इस वजह से सबसे बड़ा विरोध निकल के आ रहा है। इसलिए साउथ की स्टेट्स या फिर ऑपोजिशन कह रहा है कि हम वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, हम डीलिमिटेशन के खिलाफ हैं। आपको अगर वुमेन रिजर्वेशन देना बिना डीलिमिटेशन के दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी कहती है कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज करेंगे, हम अनुपात के हिसाब से देंगे सीट्स, और जिन स्टेट्स की लेस पॉपुलेशन है हम उनको पनिश नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो ऑपोजिशन को डर लग रहा है, जो कि लगना जायज भी है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। लेकिन बीजेपी आश्वासन दे रही है कि भाई हम आपकी सीट्स को इतना कम नहीं करेंगे कि आपको पनिश करना पड़ जाए, कि भाई आपको ये लगे कि अरे हमारा तो अब खेल ही खत्म हो गया। नहीं, आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी का यह कहना है। लेकिन अब अपोजिशन को एक और खतरा लग रहा है, जिसकी वजह से वो डीलिमिटेशन को अपोज कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा खतरा है, ये तो है कि सीटें हमारी कम हो जाएंगी, ये तो है ही, लेकिन क्यों उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट पे, क्यों उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है बीजेपी पे? इसके बड़ा सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए, डीलिमिटेशन जब भी होगा एक कमीशन बैठेगी, कमीशन के अंदर 3 मेंबर होते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और अगले मेंबर है आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बताइए? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो ये 3 मेंबर होंगे कमेटी के अंदर, देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब अपोजिशन का कहना है कि अगर इन्होंने कोई फैसला ले लिया जिसकी वजह से डीलिमिटेशन आ गया, तो हमें बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा ऑपोजिशन को, क्योंकि इनका इस कमेटी का लिया हुआ डिसीजन फाइनल है, बाइंडिंग है, यानी कि बाध्य है, और इसको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर यूपी की सीट 80 से बढ़ाकर 120 कर दी, वहीं पर तमिलनाडु की सीट 39 से घटा के 30 कर दी, अगर डिलिमिटेशन आ गया तो अब इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते कहीं भी। तो इस वजह से ऑपोजिशन डरा हुआ था, इस वजह से इतना प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन बीजेपी ने आश्वासन दिया कि हम प्रोपोर्शनेटली बढ़ाएंगे, अनुपात के हिसाब से बढ़ाएंगे। लेकिन अपोजिशन को 2 चीजों का डर है, कि हमारी जनसंख्या की वजह से हमें सीटें कम मिलेंगी, और इस कमेटी की वजह से, क्योंकि यहां पर इतने आला अधिकारी बैठे हुए हैं कि इनका डिसीजन ही चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के अंदर। जैसे कि अपील हो जाती है, रिवीजन हो जाता है, पिटीशन डल जाती है, इस पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये डिसीजन अगर एक बार आ गया उसके बाद चैलेंज नहीं हो सकता, ये कहना है अपोजिशन का। तो अब क्या करा जाए? तो इसलिए एक बिग एंड स्मॉल स्टेट्स का चक्कर है। ऐसा नहीं है कि साउथ की स्टेट्स को ही खतरा है, नॉर्थ की स्टेट्स को भी खतरा हो सकता है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, इनकी पॉपुलेशन भी कम है। अगर इनकी पॉपुलेशन कम है तो इनकी सीटें वो भी कम हो जाएंगी। तो इसलिए खतरा बिग एंड स्मॉल स्टेट्स का है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि संघ के साथ साथ, सेंटर के साथ साथ स्टेट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, आपने देखा होगा जीएसटी बिल कैसे लगता है, सेंटर का अलग लगता है, स्टेट का अलग लगता है। इसका मतलब सिर्फ सेंटर का ही नहीं लग रहा है, स्टेट भी अपना जीएसटी ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोऑपरेट करके काम चल कर रहे हैं, सेंटर के साथ स्टेट कोऑपरेट करके काम कर रही हैं। नीति आयोग क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि आपको शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 7वीं सूची, 7वां शेड्यूल क्या कहता है? 3 लिस्ट की बात करता है, सेंटर की, स्टेट की और कंकरेंट, यानी कि जहां पर दोनों मिलके डिसीजन बना सकते हैं। सेंटर, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट। आर्टिकल 246 भी है इसका, जो कि बात करता है डिवीजन ऑफ पावर्स की। यूनियन की पावर अलग है, स्टेट की अलग है, और दोनों जिन पे पावर यूज कर सकते हैं वो अलग है, ठीक है। तो साउथ की स्टेट्स का, ऑपोजिशन का कहना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को खतरा हो जाएगा अगर डिलिमिटेशन आ गया तो, क्योंकि सिर्फ ऊपर के राज्य सशक्त होंगे और नीचे के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने समझा दिया है। पॉपुलेशन घटी है हमारी, इसलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए शशि थरूर ने एक बात कही है कि दोनों पार्टीज को ना साथ में आना चाहिए, दोनों पार्टीज को साथ में आना चाहिए, क्योंकि हम वुमेन के रिजर्वेशन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, हम डीलिमिटेशन के खिलाफ हैं। और अगर डीलिमिटेशन के अंदर कुछ अच्छे बदलाव निकाल के लेके आ जाएं
जो कि प्रॉपर कंसल्टेशन हो जाए तो क्या ये बिल पास, क्या पता ये बिल पास हो जाए आगे जाके, क्या पता हमें बड़ी संख्या के अंदर वुमेन रिजर्वेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए अब क्या स्थिति है कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट तो बना हुआ है जो कि 2023 के अंदर आया था, ये तो बना हुआ है, ये खारिज नहीं हुआ। ठीक है, डीलिमिटेशन को टाल दिया गया है, डीलिमिटेशन को खत्म कर दिया गया है। और सेंसस की मैंने बात करी थी, सेंसस जनगणना जो कि चल रही है। ठीक है, पहला डिजिटल सेंसस बनने जा रहा है इंडिया के अंदर, डिजिटल सेंसस होगा, यानी कि पेपर पे नहीं होगा, मोबाइल एप्स के थ्रू भी ये सेंसस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कास्ट के बेसिस पे सेंसस हो रहा है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द आपके साथ। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि वुमेन रिजर्वेशन डीलिमिटेशन पे बेस्ड है और डीलिमिटेशन बेस्ड है सेंसस पे, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा पॉपुलेशन कितनी है, तब तक आप सीटों का आवंटन कैसे करेंगे। सीटों का आवंटन करने के लिए डीलिमिटेशन और सेंसस दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, ऑपोजिशन विरोध कर रही है डीलिमिटेशन का और बीजेपी कह रही है हमें डीलिमिटेशन करने दो, क्योंकि 2026 के बाद नया डीलिमिटेशन आना ही आना है, ये लिखा है आर्टिकल 82 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज लिखी हुई है। बाकी लास्ट में ये तो है ही, लॉ आसान विद आदित्य। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बड़ी मेहनत से मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं, बहुत आसानी से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लॉ आसान विद आदित्य, थैंक यू।